वेलकम टू द लर्निंग लेजर बाय सीए नेहा। आज हम क्विकली डिस्कस करेंगे कि इनकम क्या है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, डेफिनेशंस है, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो नंबर फर्स्ट इज इलीगल इनकम या फिर टेंटेड इनकम। अब इलीगल इनकम और टेंटेड की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आपकी इनकम कैसे आ रही है। इनकम आ रही है तो वो इनकम का पार्ट है। जैसे कि कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से आ रही है इनकम या एक्सटॉर्शन से आ रही है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आप किसी भी धंधे से लेकर आ रहे हो इनकम, वो इनकम का पार्ट है। अब लेकिन आप ये बोल सकते हो कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर रहा है वो थोड़ी ना अपनी रिटर्न फाइल करेगा। तो लेकिन अब लॉ तो लॉ है, अब आप इसको कंप्लाई करो या नहीं। ऐसे तो मर्डर भी मतलब अलाउड नहीं है, लेकिन मर्डर हो रहा है, तो लॉ को कंप्लाई करना नहीं कंप्लाई करना इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर लॉ है तो यही है कि इलीगल और टेंटेड इनकम भी इनकम का पार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्यूटेड इनकम। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और बी दोनों भाई हैं, अब उनके पास एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो उनके पास आई थी, लेकिन वो पोजेशन में ए के है। ठीक है, ए के पोजेशन में है और एक केस चल रहा है कोर्ट में, जो ये बोल रहा है कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, ए बोल रहा है नहीं प्रॉपर्टी मेरी है। तो अभी जो रेंट आ रहा है बेसिकली वो आ रहा है ए के पास, उसके पास पोजेशन में। तो अब मतलब कोर्ट क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या चाह रहा है कि अब या तो जब तक कोर्ट में सॉल्यूशन नहीं हो जाता तब तक ये प्रॉपर्टी की इनकम किसकी माने हम। तो अब वो क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव असेसमेंट होता है जिसे वो फॉलो करते हैं कि कोर्ट में तो बहुत लंबे टाइम तक भी केस पेंडिंग हो सकता है। तो अब उनके पास क्या होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, 6 साल से पुराना आप टैक्स किसी से रिकवर नहीं कर सकते हो। तो अब वो चाह रहे हैं कि ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि चलो तुम दोनों ही टैक्स दे दो। ठीक है, बाद में जब कोर्ट का केस आ जाएगा, मतलब आ जाएगी हियरिंग से पता चल जाएगा कि किसके पास में ये प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी, तो हम अदर पर्सन को रिफंड कर देंगे विद इंटरेस्ट। तो वो उसके लिए वेट नहीं करते कि भाई कोर्ट का जब भी आएगा कोई रूल तभी ऐसा करे, तो नहीं, उसके लिए वेट नहीं होता, तो वो दोनों से ही टैक्स ले लेता है। तो ये हो जाती है डिस्प्यूटेड इनकम, जिसपे हमें अभी पता नहीं है कि किसकी इनकम है, किसके हाथ में टैक्सेबल है, तो वो होगी डिस्प्यूटेड इनकम। ठीक है, नंबर थर्ड हो गया पिन मनी। पिन मनी एक बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, तो पिन मनी इन इटसेल्फ इज नॉट अ इनकम। अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ है, तो अब हस्बैंड ने वाइफ को घर चलाने के लिए कुछ खर्चा दिया, तो वो हो गया पिन मनी। वो इन इटसेल्फ इज नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर मान लो ए है, हस्बैंड बी को अपनी वाइफ को कुछ पैसा देता है, अब बी ने क्या करा, उस पिन मनी से कुछ 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 अमाउंट सेव कर करके एक बड़ा अमाउंट बना लिया और उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। अब उस प्रॉपर्टी, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, उस प्रॉपर्टी से अगर अब कोई इनकम आ रही है तो फिर वो बी की इनकम मानी जाएगी। पिन मनी इन इटसेल्फ इज नॉट इनकम, बट अगर उससे बचा बचा के आपने कुछ खरीदा, कुछ इन्वेस्टमेंट किया और उस पर कोई रिटर्न आ रहा है या इनकम आ रहा है, तो फिर वो आपकी इनकम मानी जाएगी। अब इसमें ना एक एक कॉन्सेप्ट और आता है क्लबिंग का। क्लबिंग में बेसिकली क्या है कि अब जैसे ए है, अपने हाथ में टैक्सेबल ना हो इसलिए वो बी को, मतलब अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा, जैसे मान लो 10,000 का खर्चे की नीड है, लेकिन वो लाख लाख रुपए दे रहा है जस्ट टू अवॉइड टैक्स, तो वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट भी ये चीज नोटिस करेगा, तो वो उसी के हाथ में क्लब कर देगा, एक के हाथ में ही वो क्लबिंग हो जाएगी और वो उसी की इनकम मानी जाएगी और उस पर वो टैक्स भरेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई एक रेसिडेंशियल सोसाइटी है, जैसे नेहा रेसिडेंशियल सोसाइटी है। ठीक है, अब ये क्या करती है कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो एक एक करके जैसे महीने के 2-2 हजार रुपए कंट्रीब्यूट करके एक कॉर्पस अमाउंट बनाते हैं और उस अमाउंट को ये अपने ही सोसाइटी की चीजों में और खर्चा कर लेते हैं। जैसे कोई उसमें से कोई रिमेनिंग अमाउंट बच गया, जैसे मान लो नेट बच गया हमारे पास 20,000, तो अब ये इनकम नहीं माना जाएगा, ये दिस इज नॉट इनकम कि आपने खुद ही आपस में इकट्ठा करके अगर खुद ही पे खर्चा करा है तो वो इनकम नहीं होता उसका। अगर ये बचता है तो हम इसको बोलते हैं सरप्लस। तो इनकम हमेशा बाहर से आनी चाहिए, ऐसे नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है कि कोई हमें इनकम आई और वो अक्रूवल बेसिस पे ऑलरेडी टैक्सेबल हो गई है,
तो अगर वो अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल हो गई है तो फिर वो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल, किसी की कोई सैलरी अक्रू हुई बट रिसीव नहीं हुई, बट ऑलरेडी उस पर टैक्स लगा दिया और वो पे कर दिया उसने टैक्स, तो अब अगर उस पर टैक्स लग चुका है तो बाद में जब उसे वो रिसीव होगी तो फिर तब वो टैक्स नहीं पे करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हो गया कि हमारे पास अगर मान लो कैश या काइंड में हो गया, कैश में रिसीव हो चाहे काइंड में रिसीव हो, इनकम होगा। कैश आपको सबको समझ आ रहा है, बट काइंड में बताती हूँ। काइंड में जैसे कि कोई एक डीलर है, एसी डीलर है, उसको बोला कि तुम 100 एसी सेल कर दो, हम आपको हांगकांग का ट्रिप दे देंगे। तब जो हांगकांग का ट्रिप उसको मिला है वो काइंड में हो गया, लेकिन ये फिर भी इनकम में उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम इनकम मान के इसमें असेसमेंट करेंगे। तो ये हमारे पास काइंड हो गया। ठीक है, और लास्ट हो गया हमारे पास कि एग्जेम्प्ट या कोई इनकम अगर टैक्स फ्री है तो उस पर वो टैक्सेबल नहीं है, इनकम है बट टैक्सेबल नहीं है। तो ये हमने क्विकली डिस्कस किया कि इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है। आई होप यू गाइज कुड अंडरस्टैंड दिस, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ you have any questions just comment down below. Follow the learning ledger for more such content. Thank you.